सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज यहां पर आप लोग 50 ऐसे शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो इसी क्लास से देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है। तो ये एक मौलिक अधिकार है, या ये एक विधिक अधिकार है, या एक सेना का कर्तव्य है, या ये एक मौलिक कर्तव्य है। तो बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने साथियों, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक मौलिक कर्तव्य ये भी है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें साथियों किस सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर साथियों इसको लगाया गया था, तो साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है साथियों वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो मानवाधिकार से, संघीय न्यायपालिका से, संसद से या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, तो आपको ध्यान ये रखना है भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यानी कि चौथे भाग में किसका वर्णन किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया। शानदार क्वेश्चन और बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक जो है ये संसद में 1967 में पेश किया गया, या 1966 में, 68 में, या 1969 में पेश किया गया, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें तो 1969 आपको ध्यान रखना है। 1969 में साथियों ये जो है 1969 नहीं बल्कि 1968 में साथियों इसको पेश किया गया, लेकिन ये 1969 में पारित हो गया। 1969 में साथियों लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ, वहां पर ये अटका रहा। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि साथियों पेश कब किया गया, 1968 में, और लोकसभा में पारित कब किया गया, तो 1969 में। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर राज्य की विधानसभाएं जो हैं साथियों भारत की संसद के अंग नहीं है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से यहां पर रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे। उसके बाद बताने की कोशिश करेंगे 6वें नंबर का प्रश्न आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया, चंद्रशेखर ने, मोरारजी देसाई ने, वीपी सिंह ने, या चौधरी चरण सिंह ने। चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान साथियों क्या रखना है, कभी भी संसद का सामना किसने नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह ये जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी ये भारत के रह चुके हैं, और गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं, और 2 बार ये रहे थे साथियों यूपी के सीएम। उसके बाद देखिए भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। चलिए, भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो गुलजारी लाल नंदन आपका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बताइए, भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता, या मुख्य चुनाव आयुक्त को, या भारत के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता, बताइए। चलिए, देखिए महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को साथियों नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव कहलाया जाता है, बताइए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे। तो जो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि साथियों भारत का राष्ट्रीय जीव कहलाई जाती है, इसलिए आंसर जिनका भी यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे साथियों पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है भारत का, तो तिरंगा आपको बताना है। राष्ट्रीय गान आपका क्या अगर पूछा जाए तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर है। राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक के साथ। अब उसके बाद देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या मोहम्मद इकबाल ने, या चित्रगुप्त ने। भारत का राष्ट्रीय गीत की अगर साथियों बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा साथियों संस्कृत में लिखा गया था, इसलिए आंसर यहां पर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था आपसे पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा लिखा गया, अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है, बताइए। क्या यहाँ पर राइट आंसर साथियों हो सकता है, पूछा जा रहा है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी हो सकती है, तो 29 दिन से थोड़ी अधिक हो सकती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भूकंप आने का कारण आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो भूकंप साथियों क्यों आता है, पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि की वजह से, भूमिगत परमाणु विस्फोट की वजह परीक्षण की वजह से, या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति की वजह से। तो यहां पर साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है भूकंप आने का कारण जो होता है वो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति की वजह से भी होता है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है, बताइए। इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर बात करते हैं, आंसर आपका जो होगा वो समुद्र के भीतर भूकंप, यानी कि जब समुद्र के भीतर भूकंप आता है तो क्या कहा जा सकता है कि सुनामी आ गया है। तो आंसर आपका सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त, सबसे सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, बताइए। सबसे तेज भूकंपीय तरंगे आपसे पूछी जा रही हैं। प्राथमिक तरंगे होंगी, द्वितीयक तरंगे होंगी, सतही तरंगे होंगी, या जौहरीय तरंगे होंगी, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक तरंगे, यानी कि सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगों की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक तरंगे होता है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, पूछा क्या जा रहा है साथियों, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है साथियों, बताइए। चलिए, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो इस तरंगों के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, इस तरंगों के साथ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर स्थित है, तो यूनाइटेड स्टेट में, इजिप्ट में, चीन में, या दक्षिण अफ्रीका में। तो अगर बात करें साथियों ब्लैक रॉक की, तो ब्लैक रॉक कहां पर स्थित है, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। आंसर आपका इसलिए क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अगर बात करें विंसन मैसिव पर्वत की, तो किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए भाई। चलिए, विंसन मैसिव पर्वत साथियों कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में, या अंटार्कटिका में। तो कहां पर स्थित है साथियों, अंटार्कटिका में स्थित है, यह बात आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, विंस ऑफ मैसिव पर्वत के बारे में, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 झीलों की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए।
1000 झीलों की भूमि के रूप में साथियों किसे जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। नॉर्वे को, फिनलैंड को, स्वीडन को या डेनमार्क को? तो आंसर यहां पर आपका जो जाना चाहिए वो फिनलैंड के साथ जाना चाहिए और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कार्ल रिटर के द्वारा, या उसके अलावा उलिस अल्ड्रोवेंडी के द्वारा, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा या एरेटोस्थनीज के द्वारा? तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, एरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे माना जाता है साथियों भूगोल का जनक, बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इरेटोस्थनीज को साथियों क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है, सबसे व्यस्तम साथियों समुद्री बंदरगाह यूरोप का कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। ले हावरे, एंटवर्प, रॉटरडैम या साउथहैम्पटन, बताइए। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो रॉटरडैम के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूरोप का सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जो लाहुल और स्पीति घाटियां हैं, कुल्लू की घाटियां हैं, ये किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, बताइए। किसके द्वारा साथियों ये जुड़ी हुई हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो रोहतांग दर्रे से साथियों ये जुड़ी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करें साथियों यहाँ पर बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। मायाली दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। और उसके अलावा नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम में। तो इतने दर्रे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें तो शिपकीला दर्रा, बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा पहाड़ी दर्रा, तो शिपकीला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। उसके बाद देखिए हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर जो है साथियों ये किस पठार में स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद, तो साथियों मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद की अगर बात करें तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तेलंगाना की तो 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको एक नया राज्य बनाया गया। अगर बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद किस पठार में स्थित है साथियों, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे दक्कन के पठार में स्थित है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है, बताइए। चलिए माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो साथियों माउंट कंचनजंगा की अगर बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। चलिए दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें साथियों तो माउंट एवरेस्ट होगा, अनाईमुड़ी होगा, माउंट आबू होगा या K2 होगा, बताइए भाई। चलिए अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत की तो K2 है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि राजघाट जो है वो किस नदी पर स्थित है, बताइए। राजघाट की अगर बात करें साथियों किस नदी पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। बेतवा नदी पर, नर्मदा नदी पर, सतलुज नदी पर या चंबल नदी पर? चलिए तो बेतवा नदी पर साथियों स्थित है, बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका यहां पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका आंसर आपका। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, तो दामोदर नदी पर जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला बांध बनाया गया था। उसके बाद देखिए भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा जो है
वो कहाँ से निकाला गया है? बिहार में निकाला गया है, राजस्थान से निकाला गया है, झारखंड से साथियों, या ओडिशा से निकाला गया है? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो कहां से निकाला गया है? राजस्थान से निकाला गया है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मैंने आपको बताया था स्वर्ण के बारे में साथियों, स्वर्ण कहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो कर्नाटक में पाया जाता है। जिप्सम चांदी कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डिगबोई खानों में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि डिगबोई खानों की अगर बात करें तो पेट्रोलियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, या कोयला पाया जाता है? बताइए। चलिए, डिगबोई की अगर बात करें साथियों तो यह कहां पर स्थित है? डिगबोई तो असम में स्थित है। और कहां पर डिगबोई खानों में क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया? बताइए। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया? 1966 में, 1969 में, 1968 में, या 1967 में? यहां पर आंसर की अगर बात करें तो 1969 आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यानी कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया साथियों, वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? तो साथियों महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया। और कब स्थापित किया गया? तो 1969 में स्थापित किया गया। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था? बताइए। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, भारतीय रेल प्रबंधन संस्थान, या राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, या भारतीय रेल एवं रोडवेज संस्थान? तो यहां पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? देखिए आजकल इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कोई चीज आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। तो सीमा सड़क संगठन की अगर बात करते हैं तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम अपना करता है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है साथियों, ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, ओडिशा में, या उत्तर प्रदेश में? बताइए। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला टनल प्रोजेक्ट, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, ट्रेन के चलने की वास्तविक समय आधारित स्थिति, टिकट आरक्षण, या मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना? चलिए, तो यहां पर आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो फटाफट आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि शौचालय है, कूड़ादान है, इन सब की, ठीक है, इन सबको साफ सुथरा रखना, ठीक है, और कूड़ेदान की व्यवस्था करना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ईटानगर शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें किस राज्य की राजधानी ईटानगर है तो आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश जाएगा। अगर बात करें ईटानगर शहर कहां पर स्थित है तो आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए। चलिए, अगर बात करें राजस्थान की राजधानी क्या है तो राजस्थान की राजधानी साथियों जयपुर है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को साथियों गुलाबी शहर कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं राजस्थान में अजमेर भी स्थित है, और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है, महिला कल्याण बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय भारती बैंक, या सिडबी? बताइए। तो भारतीय महिला बैंक की अगर बात करते हैं साथियों तो ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई? बताइए। चलिए, देखिए अगर समकालिक आ जाए या नियमित आ जाए तो एक ही बात है।
तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा मैं आपको बता चुका हूं। भारत में जो नियमित जनगणना कराई गई थी या समकालिक जनगणना कराई गई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। कब कराई गई थी? तो 1881 से शुरू की गई थी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर बात करें 2011 की जनगणना जो है तो ये 15वीं जनगणना थी। और पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 7वें नंबर की जनगणना थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्य ने शहरी गरीबों को कम लागत वाले भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की है। तो कहां पर शुरू की है? तमिलनाडु में, असम में, राजस्थान में या साथियों कर्नाटक में? बताइए। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि कर्नाटक राज्य में शहरी गरीबों को कम लागत वाले भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना कहां पर शुरू की गई है? तो कर्नाटक में शुरू की गई है। उसके बाद देखिए केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए। चलिए, तो कौन सा राज्य साथियों यहां से निकल चुका है केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से? तो पश्चिम बंगाल निकल गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तमिलनाडु की यहां पर साथियों बात है तो तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है वो सबसे लोकप्रिय है। तो कारगम है, कोडियाट्टम है, यक्षगान है या कथकली है? बताइए। अगर बात करें साथियों ये दो नृत्यों की, एक तो कोडियाट्टम है और कथकली है, ये कहाँ किए जाते हैं? तो ये केरल में किए जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान की अगर बात करें तो साथियों कर्नाटक का है। और अगर बात करें तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नृत्य की तो साथियों कारगम, ये बात आपको ध्यान रखना है। कारगम नाम आपको ध्यान रखना है, ये एक लोक नृत्य है। और कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि घूमर का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है? बताइए। यानी कि घूमर जो है ये केरल का पारंपरिक उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है या गुजरात का है या राजस्थान का है या सिक्किम का है? तो घूमर तो साथियों राजस्थान में किया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सुई लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी राजस्थान में किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। चलिए, तो राजस्थान के अगर लोक नृत्य की बात करें साथियों तो मैंने आपको बताया था घूमर है, सुई है, ये दोनों कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्य हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि जो लोकगीत है कजरी, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कजरी की अगर बात करें तो ये कहाँ लोकप्रिय है? बताइए। चलिए, जो लोकगीत है कजरी साथियों ये कहां पर किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि साथियों ये एक लोकगीत है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि कृष्णाटम इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए। चलिए, तो ये भी साथियों अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं जिस किसी लोकनृत्य के अंत में अट्टम अट्टम लग जाए तो साथियों वो कहाँ का लोकनृत्य होगा? वो केरल का लोकनृत्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों किसके जन्म दिवस पर साथियों जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो राजा राम मोहन राय के जन्म दिवस पर, रामकृष्ण परमहंस के जन्म दिवस पर, या स्वामी विवेकानंद जी के, या दयानंद सरस्वती के? तो आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 12 जनवरी को इनको जन्मे थे स्वामी विवेकानंद जी, इसलिए 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस एम.एस. स्वामीनाथन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, या श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, या सीवी रमन के जन्मदिन पर, या एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर? तो आपको ध्यान रखना है श्रीनिवास रामानुजन का नाम, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन का नाम आपको ध्यान रखना है। इनके जन्मदिन पर साथियों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये थे आपके लिए कितने क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है? 50 क्वेश्चन ये आपके लिए थे सामान्य ज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। गणित में अगर बात करें तो जो रामानुजन थे ना, कभी आप लोग गूगल करके देखिएगा, इनके बहुत अच्छे अच्छे कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। गणित में बहुत ही माहिरत ये थे, बहुत निपुण थे साथियों ये गणित में। चलिए, तो ये सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को
ये 50 क्वेश्चन शानदार लगे होंगे, महत्वपूर्ण लगे होंगे और क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है क्लास तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।